हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ एक और न्यू वीडियो लेकर हाजिर हैं और आज का जो हमारा पार्ट है वो नागरिकता के ऊपर ही है। नागरिकता का जैसे हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें हमने बताया था कि नागरिकता के जो विषय हैं वो अनुच्छेद 5 से 11 में स्थान दिया गया है। वन बाय वन करके हमने हर आर्टिकल को देखा और बताया कि आपके नागरिक कौन होता है, भारतीय नागरिक कौन होता है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की पिछली वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे आपके नागरिकता के अधिनियम 1955 की 1955 की और चर्चा करेंगे कि भारतीय नागरिकता अधिनियम जब 1955 में बना था उससे अब तक आज तक कितने परिवर्तन हो चुके हैं या कितने संशोधन हो चुके हैं आपके इस नागरिक अधिनियम में, ठीक है। और किस तरीके से आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं जो 1955 में प्रावधान दिया गया है और किस तरीके से आप अपनी नागरिकता को खो सकते हैं 1955 के प्रावधान के द्वारा। और चर्चा करेंगे आज की वीडियो में हम सीएए के बारे में, एनआरसी के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही विवादित आपका एक्ट रहा है, कानून रहा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं आपके सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया नागरिकता का जो पहला अधिनियम, नागरिकता का जो कानून बनाया गया भारत में वो 1955 में बनाया गया। तो याद रखेंगे नागरिकता के लिए 1955 में कानून बनाया गया, लेकिन अब तक नागरिकता अधिनियम 1955 में कई बार परिवर्तन हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। तो उन संशोधन के बारे में जान लेते हैं कब कब आपके समय के अनुसार वो परिवर्तन देखने को हमें मिले हैं। 1986 में पहला परिवर्तन हुआ, 1992, 2003, 2005 एंड 2019। ये कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो आपके समय समय पर आपके नागरिकता अधिनियम में देखे गए हैं। लेकिन जो सबसे विवादित संशोधन हुआ या हम कहें जो नागरिकता अधिनियम में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला और जो काफी विवाद का मुद्दा भी बना, वो बना 2019 का, ठीक है, जिसमें हमने आपके सीएए को देखा। आज हम कुछ वर्डों की चर्चा करेंगे और उनके बारे में भी जानकारी देंगे, जैसे आपके सीएबी, सीएए, देन एनआरसी, इन तीनों वर्डों की भी हम चर्चा करेंगे आज इस पार्ट में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता को किस तरीके से प्राप्त कर सकता है, उसके कुछ प्रावधान है। सबसे पहले जन्म से नागरिकता। तो याद रखेंगे ज्यादातर जो हमारे देश में हम नागरिकता को देखते हैं या तो वो जन्मजात नागरिकता को देखते हैं या वो वंश के आधार पर नागरिकता को देखते हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि जो व्यक्ति आपके संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में जन्मा है वो प्रत्येक व्यक्ति भारतीय कहलाएगा, भारतीय नागरिक बनेगा। परंतु समय के अनुसार जैसे मैंने आपसे कहा कि परिवर्तन हुआ, तो ऐसा तो हो सकता था कि कोई विदेशी कपल आके यहाँ पर आपके क्या नाम है उसके बेबी हो जाए तो वो भारतीय नागरिक बन जाएगा। तो इसीलिए समय के अनुसार परिवर्तन हुए और संशोधन भी हुए। तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा, वो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके माता पिता भारतीय मूल के हों। याद रखेंगे जिसके माता पिता भारतीय मूल के होंगे वही भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। सेकंड, यदि कोई इंडियन आपके कपल बाहर जाते हैं घूमने, विदेशों में जाते हैं और वहां पर अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और वहां पर अगर बच्चा होता है उसके, तब भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा जन्म के आधार पर, ठीक है। तो जन्म के आधार पर जन्म से मिलने वाली नागरिकता, वंश के आधार पर हमारे जो माता पिता हैं, हमें अपने माता पिता के द्वारा नागरिकता प्राप्त है, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर जो नागरिकता मिली हुई है वो वंश के आधार पर मिली हुई है, ठीक है दोस्तों। तो वंश के आधार पर भी हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण द्वारा, तो याद रखेंगे यदि कोई विदेशी हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करना चाहता है हमारे देश की, तो उसे पंजीकरण देना होगा, मतलब एक तरीके से एक फॉर्म फिल करना होगा और फॉर्म फिल करने के बाद लगभग उसे यहाँ पर 6 महीने, आपके 6 महीने बाद 6 महीने के अंतर्गत उसे फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद लगभग 7 साल, याद रखेंगे 7 साल तक उसे भारत में रहना होगा। यदि वो व्यक्ति 7 साल तक भारत में रहता है तो ही वो पंजीकरण फॉर्म को फिल कर सकता है, तो ही वो भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। तो पंजीकरण द्वारा भी हम भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन याद रहे
भारत केवल उन्हीं लोगों को, उन्हीं देशों को नागरिकता देता है जो भारतीय लोग, भारतीय देश को नागरिकता देते हैं, भारत के लोगों को। ठीक है, तो पंजीकरण द्वारा भी आप भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हो। प्राकृतिक रूप से, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति, अभी हम चर्चा करेंगे सीए में, उसका बहुत बड़ा रोल है प्राकृतिक रूप से। कोई व्यक्ति धार्मिक उत्पीड़ना के कारण किसी देश से प्रताड़ित होकर हमारे देश में आता है, या फॉर एग्जाम्पल यदि किसी पड़ोसी देश में आपसी मतभेद हो रहा है या कोई संघर्ष चल रहा है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, ऐसे में यदि कोई व्यक्ति शरणार्थी के रूप में, अवैध रूप से नहीं, याद रखेंगे, कोई व्यक्ति अगर अवैध रूप से हमारे देश में आता है तो उसे हम भारतीय नागरिकता नहीं देंगे। लेकिन यदि कोई शरणार्थी के रूप में अगर कोई प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे देश में आ रहा है और हमारे देश की नागरिकता भी प्राप्त करना चाह रहा है, तो उस व्यक्ति को भी हम देश की नागरिकता दे सकते हैं। ठीक है, पर बशर्त ये रहेगी कि वो ऐसे देश का नहीं होना चाहिए जो हमारे देश के नागरिकों को नागरिकता ना देता हो। ठीक है, क्षेत्र समविष्टि के द्वारा, अब मान लीजिए यदि भारत किसी क्षेत्र को जीत लेता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम चर्चा करें, मान लो भारत तिब्बत पर भारत का अधिकार हो जाता है, तो तिब्बत पर अगर भारत का अधिकार हो जाता है तो भारत के अंडर में आ जाएगा क्षेत्र। तो उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे वो सब तो फिर ऑलरेडी इंडियन हो गए, भारतीय कहलाएंगे क्योंकि वो भारत के अंडर में आ गया क्षेत्र। या फिर मैं चर्चा करूं, मान लीजिए पीओके की बात करता हूं मैं, पाकिस्तान के क्षेत्र में जो हमारा जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है उसकी चर्चा करते हैं। यदि भारत उसको अपने अंडर में ले लेता है तो वहां पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति फिर क्या हो जाएगा, वो भारत के अंदर में आ गया क्षेत्र, वहां पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपका भारतीय कहलाएगा। तो समविष्टि द्वारा मतलब कुछ क्षेत्रों पर यदि भारत का कब्जा हो जाता है या भारत अपना अधिकार कर लेता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को भी भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक थे, पॉइंट्स थे जिसको जो अधिनियम 1955 के द्वारा लिखे गए हैं उसमें दर्शाए गए हैं कि किस तरीके से आप भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कि आप भारत की नागरिकता को किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं, समाप्ति कैसे हो सकती है। तो 1955 के अधिनियम के द्वारा 3 तरीके से हम भारत की नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं या उनकी समाप्ति हो सकती है। सबसे पहले स्वैच्छिक त्याग, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, याद रखेंगे, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्यागना चाहता है, भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है, तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़ने का पूर्ण अधिकार है, वो अपनी नागरिकता छोड़ सकता है या समाप्त कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं भारत में ना रहकर किसी दूसरे देश का नागरिक बनना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहां से अपना त्याग पत्र दूंगा कि सर मैं इस देश में नहीं रहना चाहता या मैं दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर रहा हूं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैं अपनी नागरिकता को अपने आप क्या कर रहा हूं, त्याग रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप नागरिकता को अपनी समाप्त कर सकते हैं। दूसरा बर्खास्ती द्वारा, मतलब मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नागरिकता को त्याग देता है, त्याग दिया, अब त्यागने के बाद वो इस देश से क्या हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा। बर्खास्त का मतलब उस देश से उस व्यक्ति को निकाल दिया जाएगा। क्या आप भारत के नागरिक नहीं है, हाँ काम करने आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है, एक तरीके से उसे हमने क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। और एक चीज और समझिए, यदि कोई व्यक्ति भारत में रहते हुए और अगर किसी देश से युद्ध हो रहा है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, और उस समय यदि कोई व्यक्ति युद्ध के दौरान भारत विरोधी नारे लगाता है या फिर कुछ इस तरीके की गतिविधि करता है जो संविधान के विरुद्ध है, और दूसरे पक्ष मतलब दूसरे देशों की जिससे युद्ध चल रहा है उसकी जय जयकार कर रहा है, उसके जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी भारत उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकता है, उसे बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, तो बर्खास्ती इस तरीके से। फिर है वंचित करने की स्थिति में, अब मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक या उससे अधिक वर्ष तक अपने देश से दूर रह गया, मतलब अपने देश से वंचित है, कहीं और चला गया, दूसरे देश में रहने लग गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। एक और चीज है, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता बिना भारत को बताए वो दूसरे देश का नागरिक बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा दोस्तों, ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है।
उसे वंचित किया जा सकता है उस नागरिकता से। क्यों? क्योंकि हमारे देश में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है, एकल नागरिकता की व्यवस्था है, एकली नागरिकता। ठीक है, तो आई होप सो आपको पता चला होगा, स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्त और वंचित करके भी हम भारतीय नागरिकता को खो सकते हैं। ठीक है, उनकी समाप्ति की जा सकती है। आई होप सो आपको नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से उसमें आपके नागरिकता प्राप्ति के कुछ पॉइंट दिए हैं और कुछ नागरिकता त्याग के, किस तरीके से आप त्याग कर सकते हो। आगे हम चर्चा करेंगे सीएए के बारे में, जो एक बहुत ज्यादा विवादित मुद्दा रहा था। आपके चर्चा करेंगे एनआरसी के बारे में, और एक और चर्चा करेंगे दोस्तों असम समझौते के बारे में। ठीक है, तो आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों, फिर चर्चा करते हैं आपके क्या नाम है सीएए की, आपके एनआरसी की और सीएबी की। जो कुछ वर्ड्स हैं जो हर व्यक्ति को पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं। देखिए, जब भी कोई किसी भी कानून का मसौदा तैयार किया जाता है, लाइक आप उसका ड्राफ्ट तैयार करते हो, तो वो कहलाता है बिल। मतलब कि कोई भी कानून बनने से पहले वो कहलाता है आपका बिल। जब वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वही बिल जब पास हो जाता है संसद से और आपके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, तो वही बिल आपका क्या कहलाता है, आपका एक्ट कहलाता है, कानून कहलाता है। ठीक है, तो पहले शुरुआत में आपके CAB था, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, मतलब नागरिकता संशोधन बिल। परंतु बाद में जब ये बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास भी पास हुआ, तो यही बिल क्या बन गया, कानून। और जो अभी तक CAB था, अब वो CAA बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मतलब नागरिकता संशोधन कानून। ठीक है, जो आपके परिवर्तन किया गया है आपके अधिनियम 1955 के कानून में। ठीक है, संशोधन किया गया। अब चर्चा करते हैं ये इतना विवादित क्यों रहा और क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए। तो याद रखेंगे इसमें क्या परिवर्तन है। जो अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा 7 साल रहने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है पंजीकरण के द्वारा। परंतु इस अधिनियम के द्वारा आपके जो परिवर्तन किया गया है सीए के द्वारा 2019 में, इसमें आपके क्या है, 6 वर्ष रहने के पश्चात कोई भी भारत का नागरिक बन सकता है, मतलब 1 वर्ष घटा दिया गया वहां से। और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है वो परिवर्तन ये किया गया है, जो 3 देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इसे, ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप सभी को समझ आ सके, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट की है इस बिल ने और इस एक्ट ने, परंतु लोगों को फिर भी समझ नहीं आया। ठीक है, तो इस बिल को, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि आप आगे भी किसी व्यक्ति को समझा सके। ठीक है, याद रखेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, याद रखेंगे धार्मिक प्रताड़ना के कारण जो व्यक्ति भारत में आता है, याद रखना धार्मिक प्रताड़ना के कारण जो व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आता है, ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। पहले तो इतना समझिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत में आता है कोई व्यक्ति, तो उसे हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं। लेकिन यहां पर इस कानून में बिल्कुल क्लियर स्पष्ट किया गया है कि केवल उन्हीं व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी जो वहां पर अल्पसंख्यक में होंगे, माइनॉरिटी में होंगे वहां पर। मतलब कहने का है वहां के मुसलमानों को यहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि अब एक सिंपल चीज समझिए दोस्तों, अगर पाकिस्तान जो एक मुस्लिम देश है, मेजोरिटी में वहां पर मुसलमान है, अगर वहीं पर वहीं के लोग परेशान हो रहे हैं, मतलब मेजोरिटी वाले मुसलमानों के साथ व्यवहार बहुत किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, उनके साथ प्रताड़ना की जा रही है, तो वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यकों का क्या हाल हो रहा होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये कुछ ऐसे देश हैं जो मुस्लिम समुदाय देश हैं, अगर वहां पर मुसलमानों के साथ ही प्रताड़ना हो रही है तो वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यक के साथ तो और भी बुरा हाल हो रहा होगा। तो भारत ने इस कानून के द्वारा, सीए के द्वारा ये कहा है बिल्कुल क्लियर स्पष्ट,
जो वहां पर अल्पसंख्यक में है और जिन व्यक्तियों के साथ धार्मिक प्रताड़ना हो रही है, उन व्यक्तियों को हम भारत में नागरिकता देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ धर्मों के नाम यहाँ पर प्रकट किए हैं, जैसे हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध। अगर ये वहां पर अल्पसंख्यक में है, वहां पर माइनॉरिटी में है वो लोग, जैसे यहाँ पर हमारे देश में मुसलमान माइनॉरिटी में है, आपके मुस्लिम संख्या यहाँ पर बहुत कम है, अल्पसंख्यक में है, तो वैसे वहां भी हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध वो वहां पर अल्पसंख्यक में है। उनके साथ यदि कोई गलत बर्ताव होता है या धार्मिक प्रताड़ना होती है तो वो भारत में आ सकते हैं, आपके पंजीकरण कर सकते हैं और 6 वर्ष रहकर भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, ये कानून बोलता है। और एक चीज और बोलता है ये कानून जब और खतरनाक बन जाता है जब इसे एनआरसी के साथ जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि एनआरसी में एक चीज बिल्कुल क्लियर कट है। पहले मैं एनआरसी की फुल फॉर्म बताता हूं, फिर दोबारा इस कानून पे आऊंगा। एनआरसी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर्ड, नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप। मतलब ये जो एनआरसी है, फिलहाल अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो केवल ये असम में लागू की गई है, परंतु सीएए जो है ये पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। तो एनआरसी क्या है? एनआरसी को जब हम सीएए के साथ जोड़ते हैं तो इतना बड़ा आपका ये क्यों बन जाता है? क्योंकि एनआरसी उन अवैध लोगों को भारत से निकालने का प्रयास कर रही है जो 1971 के युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान, अभी मैं चर्चा खुल के बताऊंगा इसके बारे में, 1971 के युद्ध के पश्चात भारत में अवैध रूप से आ गए थे आप्रवासी। तो उन व्यक्तियों को, उन मुसलमानों को, देखो मुसलमानों को निकालने की बात कही है। हिंदू होंगे, सिख होंगे, पारसी होंगे, उन्हें तो हम नागरिकता दे देंगे इस कानून के द्वारा, परंतु जो आपके मुस्लिम होंगे जो अवैध रूप से भारत में आए हैं उनको उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। याद रखेंगे, जो मुस्लिम अवैध रूप से भारत में घुसे हैं उन मुस्लिमों को कोई खतरा नहीं है जो भारत में ही रह रहे हैं शुरू से। उन मुस्लिमों को क्या खतरा होगा? वो तो भारतीय नागरिक है। जो व्यक्ति अवैध रूप से आपके भारत में आए हैं उन लोगों को आपके अपने मुल्क जाना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम अपने घर में कैसे रख लें जो दूसरे मुल्क से आया है, अपने देश में कैसे रख लें? तो क्लियर है बिल्कुल, भारत में रहने वाले मुसलमान जो शुरू से भारत में रह रहे हैं, जिन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त है, उन्हें कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन जो अवैध रूप से गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं उन व्यक्तियों को तो भारत भेजा और उनके मुल्क में भेजना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब सीए पे दोबारा आ जाते हैं। तो सीए की जैसे मैंने आपको चर्चा करी, बताया कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आ रहे हैं उन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दी जानी चाहिए या मिल रही है। क्योंकि आपको पता है कि भारत का जो विभाजन हुआ है वो धर्म के नाम पर ही हुआ है। या तो ऐसा होना चाहिए था कि विभाजन धर्म के नाम पर होना ही नहीं चाहिए था, और अगर धर्म के नाम पर विभाजन हुआ है तो ऐसा होना चाहिए था कि भाई एक तरफ सारे मुसलमान कर दीजिए, एक तरफ सारे हिंदू कर दीजिए, फिर कोई आपका चर्चा का विषय नहीं बनता। लेकिन चर्चा का विषय बना क्योंकि ये कटु सत्य है कि आपके भारत का जो विभाजन किया गया है वो आपके धार्मिकता के आधार पर किया गया है, जिसके कारण आज इतना बड़ा आप देखते हैं कि हंगामा, इतने बड़ा आप देखते हैं किस तरीके से आपका संकट उत्पन्न हुआ पड़ा है। तो आपके जो ऐसे लोग हैं उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी क्योंकि भाई वो वहां पर प्रताड़ित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कोई तो एक्सेप्ट करेगा, कोई तो नागरिकता देगा। तो भारत उन व्यक्तियों को नागरिकता दे रहा है। परंतु याद रखेंगे दोस्तों, भारत में रहने वाला जो मुसलमान है, जो भारत का नागरिक है, जो अवैध रूप से नहीं आया है, उसे कोई खतरे की बात नहीं है, किसी प्रकार का खतरा नहीं है। ऐसी अफवाह तो फैलाई जा रही है कि हर एक मुसलमान को खतरा है, तब मुसलमानों को खतरा नहीं है, ये अफवाहें हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन यदि आप कहें कि प्रत्येक मुसलमान को खतरा है तो ये बिल्कुल गलत है। केवल उन्हीं मुसलमानों को खतरा है जो अवैध रूप से आए हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आया होगा सीएए के बारे में तो चर्चा की। अब चर्चा करते हैं एनआरसी के बारे में। असम में आपके अवैध रूप से जो आप्रवासी आ गए थे उनके बारे में और असम समझौते के बारे में। ठीक है,
तो इसका थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए 1971 में आपके इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है। इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, और जो ये वॉर होता है इसका जो प्रमुख रीजन जो हम मानते हैं, जो देखते हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि आपका जो आज बांग्लादेश बना हुआ है, आपका आज जो बांग्लादेश बना है, जो कभी पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने जाने वाला जो आज बांग्लादेश बना हुआ है, उसे 1971 में आजाद करवाया था भारत ने। क्यों? रीजन सुनिए। पाकिस्तान का जो क्षेत्र था पूर्वी पाक, पाकिस्तान जबरन उन पे उर्दू भाषा थोप रहा था, जबरन, क्योंकि पाकिस्तान में उर्दू भाषा भाई यूज की जाती है, उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो बातें हैं, वो सब मतलब लगभग लहजा वगैरह वो सब उर्दू भाषा में ही चल रहा है, कार्यक्रम जो भी है। तो पाकिस्तान को लगा भाई पूर्वी पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा है, अब वहां पर भी उर्दू भाषा होनी चाहिए, जिसके चलते पाकिस्तान ने जबरन उस क्षेत्र पर उर्दू भाषा थोपनी चाहिए। परंतु उन लोगों को लगा कहीं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता खतरे में ना पड़ जाए, उन्होंने इस प्रताड़ना या फिर इस उर्दू भाषा का विरोध किया, आंदोलन भी हुए, और लगभग याद रखेंगे यहीं से ही पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 80 लाख के आसपास लोग, 80 लाख लोग आपके शरणार्थी के रूप में आ गए इंडिया में। भाई प्रताड़ना हो रही है, उनकी पड़ोसी देश है इंडिया, तो कहीं तो मदद मांगेंगे, तो उन्होंने मदद मांगी। आपके पूर्वी पाकिस्तान से 80 लाख के लगभग आसपास लोग भारत में आ गए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जबरन उर्दू भाषा थोपी जा रही थी, प्रताड़ना की जा रही थी, उनकी शोषण किया जा रहा था, उनके अत्याचार किया जा रहा था उनके ऊपर, जिसके चलते इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी हुआ। इस वॉर का परिणाम ये निकला कि आपके इंडिया युद्ध जीता, और जो पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर अत्याचार हो रहा था, वही पूर्वी पाकिस्तान आपके एक नए देश के रूप में उजागर हुआ। कौन सा देश? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आ गया। अब जब बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आ गया, तो जो लोग शरणार्थी के रूप में आए थे या अवैध रूप से घुस गए थे, कायदे से उन लोगों को अपने देश चले जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? वो यहीं पर आके बस गए। किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं, किसी प्रकार का फॉर्म नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं, बस आकर बैठ गए और यहाँ के प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पे लोगों के अधिकारों की हानि करने लग गए। इस जनसंख्या का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में आकर बसा? असम क्षेत्र में। जिसके चलते असम के लोगों को लगा कि भाई उनके अधिकारों को खतरा है, प्राकृतिक रिसोर्सेज का ये व्यक्ति यूज कर रहे हैं, जिसके चलते सरकार, वहां के लोगों ने इसका विरोध किया और आंदोलन भी किया। और ये जो आंदोलन किया गया, ये किया गया स्टूडेंटों द्वारा। तो याद रखेंगे, आंदोलन के लिए ये जो शुरुआत की गई 1979 से 85 तक यहाँ पर विरोध चला, और जो संगठन बनाया गया स्टूडेंटों का, उसे बोला गया आशू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। तो इस नाम से आपके एक संगठन बनाया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो अवैध रूप से आपके असम में लोग आके बस गए हैं, उन्हें वापस उनके मुल्क भेजा जाए। ठीक है, जिसके चलते आपके 1985 में असम समझौता हुआ और उन लोगों की पहचान की गई जो अवैध रूप से असम में रह रहे थे। मतलब पहली बार जो एनआरसी लागू की गई 1985 में लागू की गई कि उन लोगों की भाई पहचान की जाए जो लोग बांग्लादेश से आकर यहाँ पर बस गए हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जानी थी? तो याद रखेंगे 24 मार्च 1971 के बाद जो व्यक्ति भारत में आया है, अवैध रूप से आया है, उन व्यक्ति की पहचान करके वापस उन्हें उनके मुल्क भेजा जाएगा।
परंतु इससे पहले जो व्यक्ति भारत में आया है उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई भी वो नहीं है। लेकिन 24 मार्च 1971 डेट क्यों रखी गई? क्योंकि यही आपके बांग्लादेश बनने का एक वो बोल सकते हैं कि बांग्लादेश इस समय अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो आपके एनआरसी जो है ये उन लोगों की पहचान करती है जो अवैध रूप से विदेशी हमारे भारत में आके घुस गए हैं और उन लोगों को वापस उनके मुल्क भेजने का काम करना एनआरसी है। एनआरसी किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये केवल उन्हीं लोगों की पहचान करती है जिसका नाम भारतीय रजिस्टर में नहीं है, जो अवैध रूप से रह रहे हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति भाई वीजा लेकर भारत में आया, 2-3 साल का वीजा लेकर आया, 2-3 साल भारत में रहा, टाइम खत्म हो गया। अब जब टाइम खत्म हो गया वो फिर भी भारत में रह रहा है, तो ये तो अवैध रूप से रहना हो गया ना, गैर कानूनी तरीके से रह रहा है, इसका मतलब वो तो उन लोगों की पहचान कर रही है जो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं, उन्हें वापस उनके मुल्क भेजने का काम करना है, तो वो एनआरसी करता है। तो एनआरसी किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सीए आपकी धर्म से रिलेटेड है। एनआरसी केवल अभी आपके असम में ही लागू है, जबकि सीए पूरे भारत में लागू किया गया है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आज जो हमने चर्चा की है वो चर्चा की अधिनियम 1955 की, किस तरीके से नागरिकता प्राप्ति हो सकती है, किस तरीके से नागरिकता को त्यागा जा सकता है। फिर सीएए की बात करी हमने, फिर चर्चा करी आपके एनआरसी की, और असम समझौते की जो हम बात कर रहे हैं वो 1985 में असम की गवर्नमेंट, मतलब जो इन्होंने आंदोलन चला रहे थे, आशू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ये जो संगठन था जो आंदोलन चला रहा था, ये संगठन और सरकार के बीच में एक समझौता हुआ, और जो लोग आपके भारत में आए थे या असम में अवैध रूप से घुसे हुए हैं उन लोगों की पहचान कर उन्हें मुल्क भेजने का काम करना, ये काम असम समझौते के द्वारा और आपके एनआरसी के द्वारा होना है। ठीक है, तो आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। यदि आपको इस वीडियो को कोई भी टॉपिक लगता है ऐसा जो अच्छा लगा है और बच्चों को भी पता चलना चाहिए, पता लगना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।